नमस्कार, स्वागत आप सभी का यार बाजार में। जी हाँ, यार बाजार की क्या शुरुआत हुई है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। 1 लाख का आंकड़ा हमने महज करीब करीब 2.25 महीने में पूरा कर दिया। तो 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। हालांकि एक पहला पड़ाव है, एक छोटी शुरुआत है, लेकिन 2 महीने के इस छोटे से सफ़र में आप लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया है, आप लोगों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन, स्वागत। और ऐसे ही अपना प्रेम दर्शाते रहिए। ये पहला पड़ाव है, बहुत लंबी यात्रा है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की आलोचनाएं, ये सब कुछ चाहिए। तो लगातार बने रहिए बोनस के साथ। लेकिन दिन की शुरुआत इससे अच्छी क्या हो सकती है कि 1 लाख के आंकड़े को हमने पार किया और बाजार के अंदर शानदार तेजी। क्या स्वागत किया है बाजार ने भी। 485 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी में 23,314 का स्तर देखने को मिल रहा है। इंट्राडे हाई जो आज देखने को मिला वो 23,368 का था। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल के पक्ष में, 2327 शेयर बढ़ के हैं, 207 शेयरों में गिरावट और हर तरफ खरीदारी है। निफ्टी में आज एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो कि लाल निशान में हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेत क्या रहे और FIDI के आंकड़े क्या रहे, फटाफट जरा सब कुछ आंकड़े फटाफट लोगों के लिए लेकर के आइए। हर तरफ तेजी थी और कल हमारे भारतीय बाजार बंद थे, तो दोनों तरफ से मिला जुला करके आज मजबूती देखने को मिल रही है। नैस्डैक में कल हमने देखा करीब 0.25%, S&P 500 0.25% बढ़ के बंद हुआ। कल जो है अगर हम देखें यूरोपीय बाजार काफ़ी तेज़ थे, FTSE में करीब 2% से ज़्यादा तेजी रही। आज के बाजार की बात करें तो निकेई हम देख रहे हैं 1% से ज़्यादा ऊपर कामकाज कर रहा है। शंघाई ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी सुबह से ही तेज़ था, अभी भी मजबूती दिखा रहा है काफ़ी शानदार। 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर है, 23,365 का स्तर। लेकिन ये तेजी आई क्यों, ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट समझाने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकेत पॉजिटिव है, खासतौर से जो टैरिफ को 90 दिन का पॉज लगाया गया है उससे एक सकारात्मक ऊर्जा बाजार के अंदर जो है दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी ने 23,300 का लेवल पार किया है। करीब करीब 2% की तेजी जो है इस समय देखने को मिल रही, 2% से ज़्यादा की मजबूती। सेंसेक्स में भी 2% से ज़्यादा का उछाल, 1550 अंकों से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब सवाल ये, क्या बुल रन दौड़ आया है टैरिफ की वजह से आई अब तक की गिरावट की ऑलमोस्ट भरपाई जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है बाजार के अंदर। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में शानदार सबसे ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तो जिस तरीके से टैरिफ का डर रहा था, फिर ईवी का डर था, तो ये तमाम डर जो है टूटे हैं और शानदार टाटा मोटर्स में खासतौर से विशेष तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक इंडेक्स, जी हाँ, जो ब्याज दरों में कटौती हुई थी और बीच में आशंकाओं के चलते इस बाजार थोड़ा उलझा हुआ था, अब वहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही। जितने वो सेक्टर्स जो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं ब्याज दरों से, उनमें अच्छी मजबूती है। इसके अलावा IT में रिकवरी है, फार्मा और मेटल इंडेक्स में भी आज तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर नज़र रखेंगे आज टाटा स्टील के ऊपर खासतौर से। तो ये वो शेयर हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। आपको क्या करना है, अभी खरीदना है, रुकना है। इसके लिए जरा हमारे विशेष मेहमान को जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहली टिप्पणी, बाजार पर अच्छा दिन है, हम सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन सवाल यही, ये मुस्कुराहट टिक पाएगी? थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी एंड हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको भी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, बाजार जो अभी मुझे लगता है लास्ट वीक भी मैंने बताया था, उससे पहले भी जो टैरिफ का टेंशन था, मुझे लगता है कि सर टैरिफ का टेंशन जो पैनिक वाला सिचुएशन था वो एक्चुअली चला गया। 21,800 जो एक बेस बनाया मार्केट ने, मुझे लगता है मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में बॉटम बना लिया है। टैरिफ के मामले में अगर आप बोलेंगे कि नहीं, ये जो 90 डेज का पॉज हुआ, फिर विड्रॉल हुआ, डेली डेली सुबह एक स्टेटमेंट, रात रात को फिर से और एक स्टेटमेंट, इंडिया, अमेरिका, चाइना, तो मुझे लगता है जितने भी न्यूज जो भी फिर से नेगेटिव कुछ भी हो जाए, मार्केट 21,800 के नीचे नहीं जाएगा। वहां पे शॉर्ट टर्म बॉटम मार्केट ने बना लिया है। और दो केस में मार्केट खराब हो सकता है, एक तो रिसेशन और सेकंड ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग जो मार्केट ने पहले से, मार्केट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा अगर कुछ होता है उस केस में खराब होगा। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट अभी ठीक ठाक मुझे लग रहा है। 23,310 के आसपास निफ्टी ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है 23,800 एक लेवल है जो कि लास्ट टाइम में भी हमने देखा था कि उस दिन उस 23,000 ऑलमोस्ट 780 तक भागा था निफ्टी ने। तो मेरा अभी मानना ये 23,300 चल रहा है। 23,300 से लेके
3700 एक रैली फ्रेश हो सकता है। और अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में अभी 23,000 पे एक सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे सर बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर दिन डोनाल्ड ट्रम्प जी के तरफ से एक जो जितने भी स्टेटमेंट आ रहा है, और ओवरऑल मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे। सो इसका इंटरप्रिटेशन निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट जब जब नीचे आए तब क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अगर हम बैंक निफ्टी की अभी बात करेंगे, देखिए बैंक निफ्टी भी अभी अच्छा बढ़िया लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है। मुझे लगता है जो 52,200 का लेवल है, अच्छा अभी भी यहाँ से ऊपर का रैली चल सकता है। 52,800 52,900 तक जा सकता है। लास्ट दिन जब हमने शो किया था बताया था सर 50,000 50,000 50 पे एक सपोर्ट है, अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है ऊपर आ जाएगा। तो देखिए 52,250 ट्रेडिंग हो रहा है। सो मुझे लगता है फिर से मार्केट, देखिए मैं चाहता हूं मार्केट शांत हो जाए। सर मार्केट शांत नहीं हो रहा है, मतलब इतना भाग रहा है मार्केट, एक दिन 2%, फिर से एक दिन डाउन साइड 2%, इतना 2-3% का गेम, मार्केट को थोड़ा भी शांत होना पड़ेगा। जो वीक्स है बहुत ही वॉलेटाइल है। सो मुझे लगता है और ओवर द न्यूज जो टैरिफ को लेके, ये सर इसका अभी जो है इंटरप्रिटेशन आ चुका है, मार्केट ने दिखा दिया जितना नीचे आना था 21,800। नेक्स्ट रिसेशन अगर नहीं आएगा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर मार्केट बॉटम बना लिया है, ऐसा मेरा मानना है। जी, सवाल ये आप चाहते कि वो बाजार रुक जाए, क्योंकि टूटा भी तो इसी तरीके से था सर। लोगों की सांसें फूल गई थी, बहुत लोगों के कलेजे दिल पे आ गए थे। तो अभी आप क्या 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 लगता है कहाँ तक जाएगा बाजार? देखिए मुझे लगता है सर अभी मार्केट ऐसा नहीं होने वाला कि अभी 24,000 25,000 और फिर से एकदम बुल मार्केट, ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट को थोड़ा यहाँ पे, मैंने जो कि आपको पहले भी बताया था, मुझे यहाँ पे लगता है कि मार्केट को एक बार ना जी, उफ, तकनीकी दिक्कतें बहुत आ जाती हैं कई बार। लगता है कि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का कुछ समस्या आई है। कोशिश करते हैं इसे तुरंत का तुरंत जो है वो दूर करने की, ताकि जो है तमाम जो आप लोगों के प्रश्न हैं, ख़ास तौर से जो है मेटल को लेकर के आज डिटेल में बातचीत करेंगे, बैंकों को लेकर के बातचीत करेंगे। बहुत सारे दर्शकों के सवालों की भी झड़ी लगी हुई है, सारे तो नहीं लेकिन कुछ एक प्रश्नों के उत्तर भी हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी सवाल जवाब के लिए 1 बजे का हमारा जो शो है वो आप लोगों के लिए समर्पित है, जिसमें आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश करते हैं। चले इस बीच जो है बाजार पे जरा ये नज़र डालते हैं कि आखिर में वो सेक्टर के जरा ऊपर नज़र डालें। आज सेक्टर कौन से सबसे ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा तेज़ी में है ऑटो इंडेक्स। ऑटो ने पकड़ी है रफ्तार और वहाँ पर आ रही है अच्छी तेज़ी। आज अगर हम देखें तो ऑटो इंडेक्स इस समय जो है करीब 3.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर जिसमें कि आज मुनाफे की चमक दिखाई दे सकती है या दिखाई दे रही है, वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। मेटल में 2.5% से ज़्यादा का उछाल। पीएसयू बैंक से करीब 1.25% ऊपर है। प्राइवेट बैंकों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज का लेकिन हीरो सेक्टर जो है, जिसमें वाकई में जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी है, वो है रियल्टी। 4.5% से ज़्यादा ऊपर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर रियल्टी शेयरों में ज़बरदस्त खरीदारी इस समय देखने को मिल रही है। यानी कि जो रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का हुआ था, जिसका असर हम नहीं देख पाए थे, बाजार के अंदर आशंकाएं, डर थी टैरिफ को लेकर के, वो आज तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। वो चाहे बैंक हो, वो चाहे ऑटो हो या रियल्टी, ये 3 सेक्टर जो कि सीधे सीधे ब्याज दरों से प्रभावित होते हैं, इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। मैक्रोटेक डेवलपर 5.5% ऊपर है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो दोनों भाइयों के बीच जो है विवाद चल रहा था, वो जो है सुलझा लिया गया है। उसके चलते मैक्रोटेक डेवलपर्स में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल रियल्टी करीब 3.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रेस्टीज स्टेट जो है करीब 4% ऊपर है। शोभा में आज अच्छी मजबूती है 3.5-4% के आसपास की। सनटेक रियल्टी 4.25% ऊपर। तो ये वो शेयर हैं रियल्टी के अंदर जो कि आज के हीरो बन करके दिखाई दे रहे हैं। जरा इस बीच जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा मेटल शेयरों को। 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर प्रदीप जी, फोन लाइन पे हैं। जी प्रदीप जी बताइए, क्या आपकी बात अधूरी रह गई थी? हाँ जी सर, सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो गया था। देखिए, मुझे जो लगता है कि सर मार्केट अभी एक रेंज बाउंड पे रहेगा। मार्केट में जितना तेजी अभी चल रहा है, इतना तेजी से डेली नहीं भागेगा मार्केट। अभी एक रेंज बाउंड पे, एक टाइम करेक्शन से मार्केट जाने वाला है। ठीक सर, चलिए अब जो है
कुछ एक सेक्टर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ एक शेयरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां पर आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। 89 पे लेकर के बैठे हुए हैं सर, और अभी क्या करना चाहिए? ये शेयर पे निगाहें लगातार हमारी बनी हुई है और पिछले 10 दिन में हमने काफ़ी चर्चा की है इस पर, और ये अब क्या तैयारी में है 100 के ऊपर जाने की? अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 87 के आसपास 86-90 का लेवल देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट को अभी? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? जीएमआर एयरपोर्ट सर, अभी देखिए 89 सर, की। मुझे लगता है अभी ये मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम पे ना बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है, जो कि अभी 80 68 69 के आसपास एक अच्छे से बेस बनाया। सो अभी पॉसिबिलिटीज है। एक रेजिस्टेंस था 85 के आसपास, 85 के ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है एक बार 94 95 आना चाहिए, लेकिन 100 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस है, वहां पे रुकेगा। सो जिनके पास है उनके उनको एकदम शांत होने के लिए बोलिए। एकदम 98 99 तक डेफिनेटली हाईली पॉसिबिलिटीज है कि आ जाएगा। जी सर, इसी ग्रुप की एक कंपनी है जीएमआर पावर, जरा उसको लेकर के आइए स्क्रीन पर अपने। आज ज़बरदस्त मूव है, कल एक खबर भी थी, अगर हो तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइएगा। काफ़ी जो है मजबूती शानदार देखने को मिल रही, करीब 7-8% की तेज़ी। अब 126 का लेवल यहाँ पर जीएमआर एयर पावर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 126 8% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ तो पकड़ा है, पिछले एक महीने में करीब 25-26% के आसपास की तेज़ी आ चुकी है। ये जीएमआर पावर सर कैसे देख रहे हैं आप इसे? जरा चार्ट्स पे देखिए। देखिए सर, यहाँ पे प्रोमोटर ने 41% स्टेक उनके पास जो था वो प्लेज कर दिया है, तो ये एक नेगेटिव है। और सेकंड थिंग, फंडामेंटल भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी 126 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को लगता है एक बार 129 के आस टारगेट होना चाहिए, जा सकता है मैक्सिमम 129 130, उससे ऊपर अभी मुश्किल दिख रहा है चार्ट में, क्योंकि 130 के आसपास बहुत ही बड़े लेवल पे रेजिस्टेंस है। चलिए पावर पे जरा, जीएमआर पावर पे जरा खबर दोबारा दिखा दीजिए, खबर अपने दर्शकों को बता दें। खबर यहाँ पर प्लेज वाली नहीं थी, खबर असल में दरअसल ये है कि कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट में जो है वो डी लेवरेज करने की कोशिश कर रही है। 4400 करोड़ के आसपास तक की डी लेवरेज जो है कंपनी करने की कोशिश कर रही है, और बाकी सब्सिडरीज में जो इनका हिस्सा था उसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। जीएमआर एनर्जी और जीएमआर जनरेशन एसेट लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचेगी, तो कंपनी के पास जो लिक्विडिटी कंसर्न है वो दूर हो जाएगा, और बाकी माध्यम से भी कंपनी ये कोशिश कर रही है। इसके अलावा कंपनी सिनर्जी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी तैयार किया है। तो कंपनी जो है रीस्ट्रक्चर कर रही है अपने आप को, कंपनी आगे बढ़ने की तैयारी में पूरे अपनी जो बैलेंस शीट है उसको सुधारने की भी कोशिश कर रही है। तो ये वो पॉजिटिव ट्रिगर है जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं जीएमआर पावर के अंदर शानदार मूव देखने को मिल रहा है, करीब 8-8.25% की मजबूती। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ज़रा जो है कुछ एक और शेयरों पे नज़र डालते हैं। सर अभी ज़रा हम बात करें बैंकों को लेकर के, बैंकों पे क्या व्यू है सर आपका? काफ़ी आज प्राइवेट बैंकिंग में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आपका पसंदीदा बैंक कौन सा होगा इस समय, जिस तरीके का मूव देखने को मिल रहा है? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? देखिए, मुझे तो सर अभी एचडीएफसी बैंक भी अच्छा लगता है, एक्सिस बैंक भी अच्छा लगता है। मुझे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक अट्रैक्ट करता है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक देखेंगे 1870 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। एक्सिस बैंक देखेंगे 1100 रुपये के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है एक्सिस बैंक ना अभी भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए, एक्सिस बैंक मुझे लगता है कि यहाँ से ना और भी अच्छा खासा रैली करेगा। अभी 1100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 1170 1180 आपको बहुत जल्दी दिखेंगे। उसके बाद 1300 1500 का लेवल भी आप, अगर आपके पास, जिनके पास एटलीस्ट 6 से 8 महीना टाइम है, वो आते हुए देखेंगे। कोटक बैंक देखिए, कोटक बैंक ना बहुत सालों से परफॉर्म नहीं किया, तो कोटक बैंक भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कोटक बैंक देखिए अभी जो रिसेंटली जो एक टॉप बनाया था उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। सो कुछ दिन पहले भी जब मैंने रिकमेंडेशन किया था उस टाइम पे हमने देखा कि 1900 का जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब 2100 के आसपास आ गया। सो मुझे लगता है ये जो रैली है कंटिन्यू रहेगा, और क्लियर कट एक फ्रेश वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, क्योंकि लगातार जो लास्ट 2 से 3 साल परफॉर्मेंस नहीं किया था ना, उसके बाद का अभी रैली आया है। सो एक रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 2050 के ऊपर, तो 2050 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को लगता है इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 2250, और 2250 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा ना, ऑल टाइम हाई
चला जाएगा एकदम नीला खुला आकाश में, और उसके बाद फिर से एक जो बुल रन होगा कोटक बैंक पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये राय जो है बैंकों को लेकर के निकल करके आ रही है। इस बीच विपुल भेटा जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग विपुल जी। आपको भी गुड मॉर्निंग सर। आप तो नामा राशि निकल आए हमारे, तो हम दोनों का नाम एक ही है। तो थैंक यू जो है कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत सारे दर्शकों के सवाल मेटल स्टॉक्स पे आ रहे हैं, टाटा स्टील को लेकर के। रेहान जी हैं, और भी दर्शक हैं। आपको बता दें कि इस पे आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन 10:40 के आसपास करेंगे, और उस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड भी करेंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन इस बीच जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर के सर आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या व्यू है? अर्पो जी बहुत देर से परेशान है इस पर जानने के लिए। 1570 पे ले रखा है, कह रहे हैं एग्जिट कब करें यहाँ पर? उनको अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए, उनको होल्ड करना चाहिए। जितना नीचे था एक बेस बना लिया है, अभी ऊपर ही आ रहा है। सो मुझे लगता है एक बार जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो है 1650 के आसपास। तो जिनके पास है उनको अभी होल्ड रखना चाहिए। ज्यादा नहीं, 4 से 5 महीने का मैक्सिमम होल्डिंग टाइम हो सकता है। तो बहुत जल्दी उनको प्राइस भी मिलेगा, और प्राइस मिलने के बाद उनको प्रॉफिट का भी हाई चांसेस है। और एक बार अगर 1650 उसके ऊपर सस्टेन भी होता है, तो मुझे लगता है उसके बाद 1700 से 1800 का भाव भी आपको बहुत जल्दी आते हुए चार्ट में दिखेंगे। चलिए, इस बीच जरा सर इरेडा लेकर के आते हैं। आज है इसके नतीजे, और नतीजों से पहले क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है इरेडा के अंदर। अब देखना ये है नतीजों के आने के बाद क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अगर नतीजे जो है उम्मीद से ख़राब रहे तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आज सर 160 का लेवल क्रॉस कर गया है इरेडा में। क्या ये रैली अगर नतीजे अच्छे रहे तो क्या 200 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत लोगों की पोजीशन हर लेवल पे है इरेडा के अंदर, तो लोग नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल हाई पे 52 वीक हाई के आसपास भी लोग फंसे हुए हैं। अभी इरेडा कैसा लग रहा है? हालांकि वैल्यूएशन को लेकर के बहुत लोगों को अभी भी चिंताएं हैं इसको लेकर के। देखिए, जिनके पास 52 एक हाई में है, 260 270 के आसपास है अभी, रियली ये तो बहुत डिफिकल्ट है बोलना कि कब आएगा फिर से 52 एक हाई। लेकिन करेंटली जो प्राइस जो वैल्यूएशन चल रहा है, मैं मुझे लगता है कि ये बहुत ही फेयर वैल्यूएशन है। अब देखेंगे कि 2024 अप्रैल मंथ का जो लो था ना, ऑलमोस्ट 125 130 के जोन पे था। रिसेंटली 2 टाइम्स इरिदा ने जो बेस बनाया नीचे के लेवल पे, वो 130 125 के आसपास। तो अगेन वहां से फिर से बाउंस बैक आ रहा है। सो मुझे लगता है एक बार ना जो अभी ट्रेड हो रहा है, सो मुझे लगता है जो एक बार अभी जो ट्रेड हो रहा है 160 के आसपास, ये कंटिन्यू करेगा। और एक बार आपको 180 195 बहुत जल्दी दिखेंगे। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना है, और दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग इरेदा। बिकॉज ये लेवल ना आपको आज से 1 साल 1.5 साल बाद नहीं दिखेंगे। आप फिर चले गए सर, जरा नेट की व्यवस्था थोड़ी सी बेहतर करवाइए। और आ गए चलिए ठीक है जी सर। लास्ट लाइन क्या बोली सर आपने? हाँ सर, मैंने बोला कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग। तो अभी वेट करना है। अगर फ्रेश बाई भी करना चाहते हैं तो फ्रेश बाई भी हम कर सकते फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, ये सलाह निकल के आती हुई 161.50 नतीजों पे नज़र रहेगी। अब देखना ये है कि हमारे 1 बजे के शो में नतीजे आ पाते हैं कि नहीं, फिर उसका एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। लेकिन उसके पहले जरा एक शेयर लेकर के आते हैं जिसमें कि आज हम काफ़ी शानदार मूव देख रहे हैं। डिफेंस की कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, क्या मोमेंटम पकड़ा हुआ है। 7% से ज़्यादा की तेज़ी मझगांव में देखने को मिल रही है। इंटरडे आई से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 2606 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या करें यहाँ पर? कितना शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो शेयर हैं जिसमें हायर लेवल पे, जैसे इरेडा हुआ, मझगांव डॉक हुआ, इनमें ऊपर के लेवल पे भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। अब धीरे धीरे करके ये वापस उन लेवल्स की ओर जा रहा है। आज काफ़ी शानदार मूव है। ये क्या एग्जिट का मौका है? जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर? आज डिफेंस में काफ़ी शानदार मूव। आपकी राय क्या होगी मझगांव पे? देखिए, डिफेंस एंड रेलवे वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर ऑलवेज रहा है, और फ्यूचर में भी रहेगा। और मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये जो अभी 2600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, ये सर अभी एग्जिट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। मैं जितना फंडामेंटल को समझता हूँ, जितना टेक्निकल को समझता हूँ, मुझे लगता है एक बार ना ये इमीडिएट लेवल पे आपको बहुत जल्दी 2750 2800 का लेवल दिखेंगे। और एक बार 2800 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, और आपके पास थोड़ा बहुत 8 महीना 1 साल टाइम होता है वेट करने का, तो आपको 3000 के ऊपर भी दिखेंगे।
सो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, और आज का मूव भी बहुत अच्छे से रहा है। और अगर खराब ही होना था, इतना पैनिक आया था उस टाइम पे, खराब हो जाता। सो मुझे लगता है जिनके पास है अभी होल्ड करने का टाइम है, पेशेंस रखने का टाइम है। जो है अरपो तरफदार कह रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर। थैंक यू अरपो जी, धन्यवाद आपका, और ढेर सारी शुभकामनाएं भेजने के लिए। इस बीच हमारे जो दर्शक हैं, एक हिमांशु ओसवाल जी बहुत देर से पूछ रहे हैं, इनका प्रश्न ले लेते हैं। डेटामेटिक्स को लेकर के है, कह रहे हैं कि 1 साल जो है होल्ड कर सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, 680 पर लेकर के बैठे हुए हैं। सर जब देखिए, जब माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए ना, तो फिर कोशिश ये कीजिए कि ऐसे इस तरह के शेयरों में थोड़ा सा कम एक्सपोजर रखें। अब चलिए, खैर अब तो खैर रिकवरी है हर तरफ। 587 का भाव है, आज 3% की तेज़ी है। आपने जो भाव ले रखा है वो है 680 का, तो अभी भी यहाँ से इसको 100 रुपये चलना पड़ेगा। सर क्या कह रहे हैं चार्ट्स, इनके भाव आएंगे? मुझे लगता है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, डेफिनेटली आएंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, इसका अभी ब्रेकआउट नहीं आया, एक कंसोलिडेशन पे फंसा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन कब खत्म होगा ये बहुत मुश्किल है बोलना, क्योंकि हायर लेवल, हायर टाइम फ्रेम में 680 700 का जोन एक रेजिस्टेंस है, और लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि एक बार 500 का जोन। सो ये एक बार नहीं, 3 4 बार ऑलरेडी बना चुका है। सो 4 टाइम टॉप्स एंड 4 टाइम्स बॉटम भी ऑलरेडी बना चुका है। सो एक अभी बेसिकली कंसोलिडेशन चार्ट में है, एक साइडवेज पैटर्न में है। तो इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम रहेगा। जब 650 के ऊपर ट्रेड करेगा उसके बाद ही यहाँ पे कोई मोमेंटम आएगा, अभी तो नहीं पॉसिबिलिटीज कुछ लग रहा है चार्ट में। ठीक सर, आज एक शेयर जो कि वाकई में अच्छे मोमेंटम में भी है, और इस समय गूगल के ट्रेंड में भी इस समय काफ़ी तेज़ी से शरीक हुआ है, वो है जियो फाइनेंस। 234 के आसपास अभी चल रहा है, 2.25% के आसपास की मजबूती है, और ये शेयर टूटा भी और अब रिकवर भी कर रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। 198 का लो लगाने के बाद सर ये धीरे धीरे करके 30 32 35 रुपए की रिकवरी आ गई है, 235 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ। यहाँ से क्या किया जाए सर? एक तो जिनके पास है, प्लस अभी जो लोग चूक गए थे शुरू में लेने से, अब ले सकते हैं क्या? देखिए, जियो फाइनेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एंड आई बिलीव कि जियो फाइनेंस यहाँ से डेफिनेटली बाउंस बैक करेंगे। और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, वो है कि आप ही के चैनल में, आप ही के शो में, आपके साथ ही मैंने 2 बार जियो फाइनेंस को कॉल दिया हूं सर। एक बिल्कुल। है 215 से 220 के आसपास, और मेरा पहला टारगेट वहां पे हुआ है 280, और उसके बाद 300 के भी ऊपर। सो उसका स्टॉप लॉस भी था 190 के आसपास, 195 के अराउंड। क्योंकि कभी भी 200 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, सस्टेन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ये एक एच जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने बाई किया है 200 के आसपास, 205 पे, 210 पे, 215 पे, 220 पे। अभी सर आज थोड़ा 230 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं आया। आज से ना 7 से 8 महीना बाद जो लोग, जिन लोगों ने अभी बाई नहीं किया जियो फाइनेंस को, वो लोग बहुत अफसोस करेंगे कि 220 230 के भाव पे था। आई बिलीव सर यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड ही होना चाहिए, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने पहले कॉल दिया था उसमें ही रहेगा 200 के आसपास, क्योंकि 200 एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। सो 200 के आसपास एक मेरा क्लोजिंग रहेगा, उसमें ही मैं सस्टेनेबल करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलनी चाहिए जियो फाइनेंस को लेकर के, ये मानना है यहाँ पर प्रदीप जी का। और रीमा परमाकर जी कह रही हैं कि अशोक लेलैंड में अभी क्या करें, जो कि 211 पे लिया हुआ है। चलिए, अभी टाटा मोटर्स पे बाद में बात करेंगे। आज हम 10:40 के आसपास टाटा स्टील, टाटा मोटर, ये जो वैसे शेयर हैं जो कि टूटे थे बुरी तरीके से टैरिफ के चलते, उन पे बाद में बात होगी। लेकिन जरा अशोक लेलैंड लेके आते हैं, क्योंकि आज ऑटो पैक में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, और अशोक लेलैंड जो है अभी ट्रेड करता हुआ 213 214 पे इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, और 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर शॉर्ट टर्म नज़रिया इन्होंने मेंशन किया है रीमा जी ने, और कह रही हैं कि 211 पे ले रखे हैं, 213 का भाव है, 2 रुपये बन रहे हैं इनके आज इंट्राडे में। जिस तरीके से रिकवरी आई है, ये रैली कितनी सस्टेनेबल है? कोई स्टॉप लॉस देंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से? शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, आपका व्यू क्या होगा इस पर? देखिए, अशोक लेलैंड के लिए सर मुझे लगता है 195 एक बेस होना चाहिए, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 195 अगर नहीं तोड़ेगा तो लॉन्ग करके जा सकता है। डेफिनेटली कंपनी फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि एक बार टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इसमें भी रैली आएंगे।
क्योंकि मार्केट नीचे बहुत वॉलेटाइल था, तो इसलिए बहुत ही स्पीड से नीचे आ गया। ऑलमोस्ट टू 60 टू 65, एक 52 एक हाई था, वहां से नीचे आ गया। तो 213 जो अभी ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 225 से 230 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। 225 से 230 का भाव आते हुए दिखेंगे यहाँ पर, तो होल्ड करिए, आपके लिए सलाह है। ये सर कब 59 की जो रेजिस्टेंस है कब क्रॉस करेगा सुजलॉन? ये 55 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज यहाँ पर भी अच्छी तेजी है, करीब 0.4% ऊपर 55 के आसपास पहुँच चुका है। बार बार जाता है, फिर 58-59 से लौट आता है। इस बार ये लेवल क्रॉस कर पाएगा? सर मुझे लगता है ये तो बोलना मुश्किल है कि कब क्रॉस करेगा, लेकिन आई बिलीव कि 45 46 में स्विट्जरलैंड बहुत ही एक अच्छा बेस बनाया। अभी यहाँ पे जिनके पास हायर लेवल पे है उनको होल्ड करना चाहिए। 60 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही बहुत जल्दी आपको 75 70 आते हुए दिखेंगे, लेकिन 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। 59.80 एंड 60, तो 60 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग चाहिए। तो जब तक नहीं होता है तब तक एक बार ऐसे ही कंसोलिडेशन करेगा। क्योंकि ऊपर से भी बहुत नीचे आया, 84 85 ऑल टाइम हाई था, वहां से नीचे आया, ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हुआ, अभी बाउंस बैक आ रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा एक बार टाइम यहाँ पे लगेगा, एक बार होल्ड करना चाहिए। ठीक, चलिए इस बीच रितेश सिंह जी बहुत देर से परेशान हैं, उनका भी जरा प्रश्न शामिल ही कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सर श्रीराम फाइनेंस आज के लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? शॉर्ट टर्म व्यू, बहुत शॉर्ट टर्म मत रखिए सर। आज बाजार तेज है, रात में कोई स्टेटमेंट आ गई, फिर आप कहेंगे कि आपने कहा था खरीदने के लिए। थोड़ा सा मतलब ऐसा रखिए कि अगर ट्रेडिंग का भी व्यू है तो एक स्टॉप लॉस के साथ 10 दिन 12 दिन 15 दिन का व्यू अगर आप रख रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। बहुत लोग ये करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा मोमेंटम है श्रीराम फाइनेंस के अंदर। पूरे एनबीएफसी में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सर श्रीराम फाइनेंस 4.25% ऊपर 665 का लेवल देखने को मिल रहा है। इन सभी शहरों में एक दबाव देखने को मिला था जब आरबीआई की तरफ से ये कहा गया था, गोल्ड को लेकर के, गोल्ड लोन को लेकर के बात जो है कही गई थी, तो उसके बाद से हम देख रहे थे कि इन सब में जो है थोड़ा सा दबाव आया था। अभी श्रीराम फाइनेंस कैसे देख रहे हैं आप? 665 पे फ्रेश बाई कर सकते हैं? श्रीराम फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी बाई करने का सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सर लास्ट 2 दिन से जो इंडेक्स ने रिकवरी दिखाया और ओवरऑल एनबीएफसी ने जो रिकवरी दिखाया, तो इसके चलते बहुत शॉर्ट टाइम में ऊपर आ गया। तो अभी जो 665 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है एक बार आपको फिर से 630 से लेके 620 का भाव दिखेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो उस टाइम पे आप एक बार देखिए। और चार्ट में श्रीराम फाइनेंस से बेटर है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एंड पूरा ब्रेकआउट है, और एक काप एंड हैंडल का पैटर्न के साथ ब्रेकआउट है। और 2022 के ऊपर कभी भी सस्टेन नहीं हुआ था, जो अभी जो प्राइस हो रहा है 9000 के ऊपर जो मेंटेन हो रहा है। 8800 के ऊपर कभी भी नहीं आया था 2022 के बाद, जो पहली बार आ रहा है बजाज फाइनेंस पे। तो मुझे लगता है श्रीराम फाइनेंस के साथ अगर आप बजाज फाइनेंस को कंपेयर करेंगे, तो बजाज फाइनेंस में ब्रेकआउट भी है, फंडामेंटल भी अच्छा है, लीडर है। तो मैं बजाज फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। अगर आपको श्रीराम फाइनेंस अच्छा लगता है तो फिर आप यहाँ इस लेवल पे नहीं, मुझे लगता है और भी 40 से 30 पॉइंट नीचे आएंगे, उस टाइम पे आप ले लेना। 40-30 पॉइंट नीचे है तब श्रीराम फाइनेंस लीजिए। बजाज फाइनेंस पे करंट लेवल पे खरीदारी कर। बजाज फाइनेंस का जिक्र किया तो एक और इसी कंपनी की बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी देख लीजिए सर, वो कैसी लग रही है। ये भी जो है आईपीओ के बाद से हायर लेवल पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये है कि कंपनी को लेकर के कोई निगेटिव नहीं बोल रहा है। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, 0.25% ऊपर 123 124 के आसपास चलता हुआ है शेयर। 100 रुपये तक का लो बनाया था इसने, 52 वीक लो 103 के आसपास का है। अभी कैसा लग रहा है आपको? देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आप देखेंगे सर, जब आईपीओ आया था उसके बाद से अभी भी कुछ इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न नहीं दिया, उल्टा नीचे ही आ गया है। ऑलमोस्ट अब हाई देखेंगे 190 185 के आसपास था, तो वहां से अभी नीचे आ गया बहुत। 100 के आसपास लो लगाया, तो मुझे लगता है एक बेस बनाया 105 110 के अराउंड। जो बेस है, अगर बेस को नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है फिर से एक बार हमको 135 से 140 का लेवल बहुत ही जल्दी आते हुए दिखेंगे चार्ट में। तो जिनके पास है वो उनका होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, और फ्रेश खरीदारी इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि आईपीओ हाई का जब भी कोई स्टॉक आता है, मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी आता है, तो उसमें मैं
कंफर्टेबल नहीं होता हूं, क्योंकि आई बिलीव जब आपने पेटीएम को आपने देखा होगा कि जब आईपीओ आया था बहुत ओवर वैल्यूएशन पे, तो कोई मतलब नहीं है अभी बाई करने का। अब टाटा टेक्नोलॉजी देख लीजिए, सेम थिंग है। तो सेम बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, नाम के आगे बजाज है, तो इसलिए मैं जल्द से इसको बाई कर लूंगा ऐसा नहीं है। मुझे देखना है प्राइस एक्शन, मुझे मोमेंटम को समझना है। तो मोमेंटम मुझे यही बोल रहा है कि भैया एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई था उसको नहीं क्रॉस किया। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में बेस बनाया, इससे नीचे नहीं जाएगा। 105 110 में बहुत बढ़िया एक सपोर्ट है, तो एक बार होल्ड करना चाहिए। एक बार होल्ड करना चाहिए। आयुष जैन जी का प्रश्न है, कह रहे हैं सर कि, और ये मतलब ये मेरा प्रश्न था जो कि आयुष जी के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि उनका भी प्रश्न आ गया। कह रहे हैं कैन वी स्टार्ट बाइंग आईटी स्टॉक्स एट करंट लेवल लाइक इन्फोसिस विप्रो। ये बिल्कुल ऐसा सवाल है सर कि जो बहुत लोगों के मन में है। काफ़ी टूट चुके हैं, टीसीएस के रिजल्ट देख चुके हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट इस हफ्ते हैं, और कितना टूटेंगे सर? मतलब ये एक बड़ा सवाल है मन में। क्या ये सही समय नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना शुरू किया जाए? इसी तरह का सवाल संजीव सिन्हा जी का भी है। कह रहे हैं विपुल सर आप और आपका चैनल सुपरहिट है। थैंक यू सर। कह रहे हैं आपके चैनल को बेस्ट विशेष। अब इन्होंने टीसीएस ले रखा है, इनके पास पहले से पड़े हुए हैं 3889 के आसपास 25 शेयर टीसीएस के हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास इस समय दिग्गज आईटीज में या तो एक्सपोजर है या वो लेना चाह रहे हैं कि इतने टूट गए और कितना टूटेंगे। आपका आईटी पे व्यू क्या है और आपका पसंदीदा शेयर कोई है, खासतौर से इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, इन तीन पे आपकी राय? देखिए विपुल जी, आईटी बहुत टूट चुका था हमने देखा, और अभी लोअर लेवल से बाउंस बैक भी आ रहा है। डेफिनेटली नो डाउट बहुत नीचे आ गया था। आपने देखा कि 45,900 46,000 के आसपास ऑल टाइम निफ्टी आईटी ने जो कि टॉप बनाया था। अभी टैरिफ के न्यूज के चलते, अलग अलग न्यूज के चलते हमने देखा कि बहुत नीचे आ गया, 33,000 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे आईटी स्टॉक को एक्यूमुलेशन करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही होगा आईटी स्टॉक्स में। मुझे विप्रो, टीसीएस एंड इन्फोसिस तीनों ही अच्छा लगता है, लेकिन टीसीएस और जो इन्फोसिस है, इसका चार्ट बहुत ही बढ़िया है और लीडर है। तो इसलिए हाई पॉसिबिलिटीज है जब आईटी सेक्टर ओवरऑल मोमेंटम करेंगे तो उसके साथ साथ इन्फोसिस और टीसीएस भी भागेगा। अब अगर मैं इन्फोसिस का अभी देखता हूँ चार्ट, अभी 1420 1425 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि इस करंट जोन पे हमें लॉन्ग टाइम के व्यू से लेना चाहिए। ये कोई डेली ट्रेड 2 4 दिन का ट्रेड नहीं है। अगर आपको लेना है, एक्युमुलेशन करना है पोर्टफोलियो में, तो एटलीस्ट आपका व्यू 1.5 से 2 साल होना होना चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट 1.5 2 सालों में हो सकता है आपको 1400 1500 का भाव बहुत ही कम दिखे। टीसीएस का भाव देखिए, अभी 3230 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है 3200 से लेके 3300 कभी भी इस पे आप एवरेज कीजिए। और डेफिनेटली देखिए बहुत ही कम सेक्टर है कि जिनको ऐसा इफेक्ट हुआ है, और बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में आईटी सेक्टर ओवरऑल टॉप से आप देखेंगे नियर नियर अबाउट 32% नीचे आ गया। तो 32% इंडेक्स नीचे आ गया, तो इसीलिए जितने भी आईटी का लीडर था सब स्टॉक ने नीचे आया अभी। सो नो डाउट मैं पॉजिटिव हूं, मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, इस बीच तापस कर्माकर साहब कह रहे हैं विपुल सर और प्रदीप हल्दर सर को मेरा प्रणाम। कह रहे हैं सर आज बंगाल में नया साल का आज पहला दिन है, मैं बंगाल से बिलोंग करता हूं, आप दोनों को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आधी लाइन प्रदीप हल्दर साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा करके डॉट 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 हो गया, इन्होंने सवाल पूछा नहीं, लेकिन क्या दिन है आज का कि मतलब बाजार नई ऊंचाई पर। सभी बंगाल के जो हमारे दर्शक हैं, सभी बंगाली जो हमारे दर्शक हैं, उन सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतने महत्वपूर्ण दिन अगर हम 1 लाख के आंकड़े को छू रहे हैं तो इससे अच्छी दिन, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो 1 लाख के आंकड़े को पार किया है, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार, अपना 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 लगाव, अपनी जो आलोचनाएं हैं वो लगातार हमें भेजते रहिए। और महज 2 महीने के छोटे से सफ़र में, 2.25 महीने के छोटे से सफ़र में आपने हमें 1 लाख तक पहुंचाया है। हालांकि एक बहुत छोटा पड़ाव है, लेकिन हाँ ये दर्शाता है कि आप इसी तरीके से मजबूती के साथ हमारे साथ बने रहे, खड़े रहे, तो निश्चित रूप से हम आगे और नई ऊंचाइयां छूते जाएंगे। और आप लोग अपना ऐसे ही प्रेम हमें दर्शाते रहिए और यकीन मानिए, और इस प्रेम के बदले हमारा समर्पण जो है वो पहले से और 2 गुना 3 गुना होगा। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं, करते रहेंगे कि आपका पोर्टफोलियो जगमगाता रहे, आपके पास पहली सूचना मिले, आपके पास सही विश्लेषण मिले, ताकि आपकी सोच जो है वो समृद्ध हो और आप खुद अपना एनालिसिस
अपनी जेब की, अपने अपने पोर्टफोलियो की रक्षा कर सकें और उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार में तेजी, बंगाल का जो है नया साल और बोनस का 1 लाख सब्सक्राइबर, तो ये बड़ा दिन है और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और थैंक यू आप सबका ये प्रेम दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आईटीसी होटल्स को लेकर के क्या व्यू है सर? गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा आईटीसी होटल्स को लेकर के? होटल में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? अब बहुत लोग बुकिंग वगैरह शुरू कर दी होगी लोगों ने गर्मी की छुट्टियों की प्लानिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विपुल जी, आईटीसी होटल पे मैं आता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड थैंक योर यू सर। टीम। मैं डे वन से आपको देख रहा हूँ कि आपका जो डेडिकेशन है और आपके टीम का जो डेडिकेशन है, मतलब लाजवाब है सर, बहुत ही बढ़िया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया है। एंड थैंक यू सर। বেঙ্গলি में পয়লা বৈশাখের অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং বুক ভরা ভালোবাসা আপনাকে। एंड थैंक यू सर सर, थैंक होटल यू, सेक्टर आपको में भी मुझे बहुत बहुत लगता है शुभेच्छा। आप जैसे एक्सपर्ट हैं जिनकी वजह से जो है हम ये मुकाम हासिल कर पाए हैं, और आगे मीलों का सफ़र जो है हमें चलना है, तो ये पहला कदम हमने रख दिया है। जी सर, थैंक यू, शुभेच्छा आपको भी। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर आप। थैंक थैंक यू सर। सो देखिए, इंडियन होटल एंड इन होटल सेक्टर में इंडियन होटल मुझे अच्छा लगता है। और आईटीसी होटल पे भी देखेंगे, देखिए चार्ट ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है अभी। ज्यादा जो आईपीओ आया था उसके बाद से देखिए अभी ज्यादा वॉल्यूम भी आना स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। सो मुझे लगता है होटल्स इंडस्ट्री नेक्स्ट, अगर 4 से 6 महीने का मैं बात बोलूंगा तो डेफिनेटली होटल इंडस्ट्री चल सकता है। इंडियन होटल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आईटीसी होटल भी मुझे अच्छा लगता है। आप आईटीसी होटल का अगर मैं अभी देखूंगा कि 203 204 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक ना अभी चला नहीं है। तो अगर एक बार मूव करना स्टार्ट होगा ना सर यहाँ पे, तो 250 260 बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। मैं स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहूंगा 180 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा पहला टारगेट रहेगा 240, उसके बाद रहेगा 270। यहाँ से बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मुझे लगता है। सो इंडिया होटल भी अगर चार्ट देखेंगे सर, ऑलमोस्ट 820 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, वो भी अच्छा लगता है। लेमन ट्री आप देखिए, लेमन ट्री भी अच्छा है, लेकिन मैं लेमन ट्री एंड आईटीसी होटल एंड इंडियन होटल, ये तीनों में से अभी प्रेफर, अगर कोई स्टॉक भागेगा इमीडिएटली तो वो आईटीसी होटल का स्टॉक है। ठीक सर, आईटीसी होटल्स पर रखें नज़र आप यहाँ पर। चलिए इन सब के बीच में एक शेयर जो है तलाशते हैं, और वो है रेलवे के बारे में। आपने काफ़ी बातें की सर जब हम बात कर रहे थे डिफेंस को लेकर के। आईआरएफसी ज़रा देखिए ना चार्ट पे अब कैसा लग रहा है, और काफ़ी लोग फंसे हुए हैं ऊपर पे। अब वक्त आ रहा है कि इन लोगों को अपने भाव मिल जाएंगे। आज 2.5% ऊपर है, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 127 का लेवल देखने को मिल रहा है। आईआरएफसी आरबीएल भी 2.5% ऊपर है। आईआरएफसी देखिए इंट्राडे चार्ट पे, इंट्राडे हाई पे इस समय ट्रेड करता हुआ। क्या सजेशन रहेगा सर आईआरएफसी? सर लोअर लेवल पे बेस ऑलरेडी बना लिया है, 127 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 128। तो मुझे लगता है 2 टाइम बॉटम बना लिया है, अभी तो ऊपर ही भागेगा। होल्ड कीजिए 3 से 4 महीने, आपको बहुत जल्दी 160-170 दिखेंगे। तो जिनके पास है ऊपर होल्ड करना है। ठीक। इस बीच संजीव सिन्हा जी कह रहे हैं कि विपुल सर और प्रदीप सर को पौला बैसाख की बधाई, थैंक यू फॉर द सजेशन। तो सभी दर्शकों को भी पौला बैसाख की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो ये लगातार जो है दर्शकों की टिप्पणियां, दर्शकों को का प्यार जो है वो देखने को मिल रहा है। हाँ, तापस हल्दर जी जो कह रहे थे, जो आपको विश कर रहे थे, कह रहे थे हल्दर सर को बोलिए कोई फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग कंपनी जो 1-2 महीने में 5 से 10% का रिटर्न दे जाए, ऐसी कोई कंपनी बताइए। तो ठीक है, उनसे पूछेंगे सर, कार्यक्रम खत्म होने से पहले उनसे जो है इस बारे में बात होगी। दीपक जुगत जी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन विपुल जी, दिस इज़ ओनली बिगनिंग। बिल्कुल सर, ये सिर्फ एक शुरुआत है और बहुत लंबी ऊंचाई तक जाना है। और आप लोग ऐसे ही अपना प्रश्न, अपने प्रेम, अपने टिप्पणियाँ लगातार जो है वो शेयर करते रहिए। दीपचंद सानी जी की एक टिप्पणी है, उनका एक सवाल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जुपिटर वैगन को लेकर के 50 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं सर 600 की रेट पे। कह रहे हैं कि एवरेज कर सकने का क्या ये सही टाइम है, ये शेयर कहाँ तक जा सकता है? चूँकि आज पूरे रेलवे में तेज़ी है तो अभी ये बहुत ऊपर ले रखा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इस बात को ध्यान कर लिया कीजिए जब आप खरीदें कि शेयर में पिछले बीते दिनों में कितनी तेज़ी आ चुकी है और अभी वैल्यूएशन क्या कह रही है। अब 600 पे लिया है आपने,
शेयर जो है 270 का हाई लगा करके 100 ऊपर रिकवर हो गया, 270 का लो लगा करके। अभी क्या करें सर, 386 के आसपास है। सर ऑलरेडी बेस बना लिया है जुपिटर वगैरह ने नीचे लोअर साइड में। मुझे लगता है यहाँ से पहला टारगेट होना चाहिए 395 और उसके बाद 420 तक बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है उनके लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। इस सब के बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लें और उसके बाद से आज के सेगमेंट की ओर हम अब अपना रुख करना चाहेंगे। और अगला प्रश्न जो है, अगला शेयर जो है जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो रहेगा अदानी पावर को लेकर के। आज बड़ा ट्रेंड में ये शेयर चल रहा है, तो सर क्या कैसे देख रहे हैं सर अदानी पावर को आप? अभी जो है आज ट्रेंडिंग शेयरों में, गूगल ट्रेंडिंग में शामिल है। अभी अगर देखें तो 4.5% के आसपास की मजबूती है, 541 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी करंट लेवल पे आपकी? देखिए अदानी पावर 500 के ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग एवं बुलिश है बहुत ही। एंड मुझे लगता है अभी जो 540 के आसपास ट्रेड हो रहा है, चार्ट में एक रेसिस्टेंस है 545 546 के अराउंड। अगर आज कल में 546 एक बार क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा सर यहाँ से आपको बहुत जल्दी 650 700 के जोन्स आते हुए दिखेंगे। और स्पेशली अदानी ग्रुप बहुत ही वॉलेटाइल है, लेकिन जितने बार प्रॉब्लम आया है अदानी ग्रुप ने बाउंस बैक करके दिखाया है। और 500 के ऊपर अच्छा लेवल पे लग रहा है और रेसिस्टेंस के आसपास है। जैसे ही क्रॉस करेगा बहुत जल्दी आपको और भी हायर वैल्यूएशंस पे आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करना है। फ्रेश बाय भी आप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश बाय भी करते हो उस केस में आपको एक बार 495 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 495 एंड उस केस में आपका पहला टारगेट जो है रहेगा यहाँ से 575 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 620। ठीक, चलिए तो फिर अब जरा आज की थीम पर लेकर के आते हैं सर। आज की थीम में हम जरा फटाफट उन शेयरों पे, कुछ एक सारे तो नहीं कवर हो पाएंगे, उनकी बातचीत कर लेते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी जब से ये टैरिफ की कहानी शुरू हुई है। और सबसे पहले पिटने शुरू हुए थे पहले से ही, चूँकि ग्लोबल थोड़ा सा मेल्टडाउन भी था, उसमें हमने देखा कि मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। तो मेटल पे अगर बात करना शुरू करें तो टाटा स्टील से ही शुरुआत करना चाहेंगे। और बहुत लोगों की पोजीशन है, बहुत लोगों के सवाल आज भर भर के हमारे पास आए हैं, तो बिना किसी का नाम लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील के साथ 136 के आसपास चल रहा है और ये तमाम जो घटनाक्रम रहा उससे इसका जो टेक्निकल चार्ट का स्ट्रक्चर था वो ख़राब हो गया। लेकिन क्या ये वापस जो है 150 प्लस जिस रेंज में ये फंसा हुआ था 150 से 154-55 की रेंज में, क्या उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी क्या टाटा स्टील में एवरेजिंग करने का वक्त है या फ्रेश बाई कर सकते हैं? आपकी सलाह टाटा सर स्टील। अभी फ्रेश एंट्री करने का टाइम नहीं है। अभी फ्रेश एंट्री करने का टाइम नहीं है। अभी 139 140 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही 140 ब्रेक करे उसके बाद हाई पॉसिबिलिटी है एक आपको 165 170 तक आते हुए दिखेंगे। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 125 के आसपास। जिनके पास है वो क्या करें? वो तो ऊपर का वेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अभी अभी करंट लेवल पे टाटा स्टील में? बहुत लोगों को 125 स्टॉप लॉस के साथ सर उनको होल्ड करना है। 125 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करने की जो है सलाह यहाँ पर है। चलिए, इस बीच दीपेश कौंडोल जी कह रहे हैं क्या मार्केट साइडवेज हो गया है, ना ऊपर ना नीचे, 20-30 पॉइंट में घूम रहा है। सर इतने लंबे मतलब जो है गैप अप ओपनिंग के बाद आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो है कहाँ चला जाए बाजार? ठीक है, इतना गैप अप ओपनिंग हुई है, 20-30 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, अच्छी बात है। कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी में ही ट्रेड ढूंढा जाए। चलिए, टाटा स्टील के बाद वेदांता पे बात करते हैं। वेदांता पे बहुत क्वेरीज रहती हैं हमारे पास लगातार। फिर नाल्को हिंडाल्को के भी चार्ट तैयार रखिएगा सर। 3-3.25% के आसपास की मजबूती जो है आज देखने को मिल रही है वेदांता में। 392 का लेवल। डिमर्जर का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो गया है इनका। अभी क्या करना चाहिए सर वेदांता के अंदर? यहाँ पर भी पोजीशन है, भी बनाना भी चाह रहे हैं लोग, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ओके देखिए वेदांता में सर मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉक है। और लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं इसको, देखिए बाउंस बैक आ रहा है। और लेकिन ये नीचे बॉटम कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ है अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि डीमर्जर का न्यूज भी आया था बीच में। तो उसके वजह से भी थोड़ा शॉर्ट टाइम हमने चार्ट पे करेक्शंस देखा। सो अभी ना फ्रेश एक बॉटम बनाया, कंफर्म नहीं है, लेकिन चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगर ये जो फॉलो अप बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है एक बार आपको 410 से लेके 415 तक बहुत जल्दी 1-2-3 दिन में आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना है विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 370। ठीक, तो होल्ड करने की सलाह है। रेखा कुमारी जी कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर टू यू एंड योर टीम। थैंक यू रेखा जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए।
चलिए इस बीच सर नाल्को और हिंडाल्को पे भी जरा नज़र डालते हैं। हिंडाल्को सबसे पहले जरा क्या देखते हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आज 2% के आसपास की मजबूती, 611 612 के आसपास चल रहा है। पिछले एक महीने में 12% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। क्या एल्यूमिनियम में अब दोबारा रिकवरी आ सकती है? नाल्को हिंडाल्को में क्या स्ट्रेटजी रखें? पहले हिंडाल्को के चार्ट देख लीजिए सर। देखिए, हिंडाल्को नो डाउट बहुत ही बढ़िया कंपनी है, 1,37,000 करोड़ का कंपनी है। और प्रॉफिट भी देखेंगे ऑलमोस्ट 13,800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है। तो अब चार्ट में भी देखिए, लगातार अभी जो नीचे आया था इसके बाद फिर से एक बेस बनाया। सो बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है 560 570 के आसपास, एक बेस बनाने के बाद ऊपर आ रहा है 612 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है सर एक बार होल्ड करना चाहिए, बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 635 से लेके 650 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। और फंडामेंटल अच्छा है। और नेशनल एल्युमिनियम में देखिए, यहाँ पे अगर मैं जाना चाहूंगा तो हिंडाल्को के साथ ही जाना चाहूंगा, फेवरेट रहेगा मेरा हिंडाल्को। अभी 149 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो अभी रिसेंटली लो आया था 140 के आसपास, एक कंफर्म नहीं हुआ। सो इसीलिए एक बार वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 155 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। 155 क्रॉस करेगा उसके बाद ही यहाँ पे कुछ मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शंस पे अभी भी वीकली ट्रेंड पे खराब है। ठीक है, तो ये बात निकल करके आती हुई एक सर हिंदुस्तान जिंक और देख लीजिए और बताइए आपको मेटल में आपका कोई फेवरेट स्टॉक है मेटल में? देखिए, मैं हिंडाल्को के साथ ही साथ जाना चाहूंगा। और अभी हिंदुस्तान जिंक पे देखिए 426 के आसपास ट्रेड हो रहा है सर। यहाँ पे भी सेम बॉटम कंफर्म नहीं हुआ है। अब ऑल टाइम लो देखेंगे, रिसेंटली जो 390 के आसपास था वहां से अभी रिसेंटली ऊपर आया है। तो मुझे लगता है कि सर यहाँ पे अगर एक रेसिस्टेंस है 429 430 के आसपास, जैसे ही 430 ब्रेक करेगा आपको 440 से लेके 460 का प्राइस बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। सो अब जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। लेकिन मैं इस काउंटर में मैं यही बोलूंगा कि एक बार ज्यादा अभी यहाँ पे पोजीशन बनाना ठीक नहीं होगा। अभी यहाँ पर पोजीशन बनाना ठीक नहीं होगा। चलिए अगले सर, अब ये तो बात हो गई मेटल की। मेटल के बाद निकलते हैं, जरा फटाफट आते हैं ऑटो। ऑटो में बड़े दुविधा रही, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है ईवी को लेकर के जो है सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। टाटा मोटर का एक्सपोजर है, बहुत सारी चिंताएं रहीं। शुरुआत टाटा मोटर्स के साथ करना चाहेंगे। टाटा मोटर कैसा लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो टाटा मोटर्स को लेकर के ही थी। देखिए, टाटा मोटर्स सर मुझे तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में अच्छा लगता है, नो डाउट। करेंटली जो वैल्यूएशन चल रहा है बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे वैल्यूएशंस आपको बाद में नहीं मिलेंगे, और जितना करेक्शंस होना था ऑलरेडी हो चुका है। सो मुझे लगता है जो 620 630 के आसपास ट्रेड हो रहा है, दिस इज ए वेरी गुड वैल्यूएशंस। जिनके पास एटलीस्ट 2 से 3 साल का व्यू है, अभी आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो। और जिनके पास है आप होल्ड करके रखिए, आप करंट जोन पे एवरेज भी कर सकते हो। देखिए, और एक काउंटर है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी लगातार एक प्रॉमिसिंग रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, इसका बीटा लो है। लेकिन टाटा मोटर्स का देखिए बहुत वॉलेटाइल है। टाटा मोटर देखिए ऊपर ऑलमोस्ट 52 जो हाई है वहां से 45 to 50% नीचे अभी आ गया है। सो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे टाटा मोटर ठीक ठाक है। अगर आप एक सस्टेनेबल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जहां पे आपका प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं आएगा, और आप ओवरऑल ऑटो काउंटर्स के अंदर ही रहेंगे, तो मारुति मारुति उस केस में आपके लिए सही हो सकता है। और मारुति का भी आप चार्ट देखिए सर, रिसेंटली जो एक बेस बनाया 10,700 10,750 के आसपास, तो वहां से फिर से एक बाउंस बैक करके अभी ऊपर आ रहा है। नीचे पैराबोलिक पैटर्न बनाया। एक जो है मैगडी पॉजिटिव है, बाकी अदर्स इंडिकेटर पॉजिटिव है, आरएसआई बुलिश है। तो मुझे लगता है मारुति भी चल सकता है कमिंग फ्यूचर में। मारुति भी चल सकता है, टाटा मोटर्स भी अच्छा लग रहा है जी। सारे चीज़ों को आप लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए सर। दो शेयर जिनकी बड़ी पुटाई हुई थी, जिनमें बड़ी चिंताएं थी, उनमें से एक है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, जो कि आज काफ़ी शानदार मूव दिखा रहा है। 7.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 127 का लेवल अभी ट्रेड करता हुआ, 127 के आसपास अभी कैसा लग रहा है आपको? फ्रेश बाइंग के लिए कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर? और उसके बाद लाएंगे सोना BLW। ये दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले संवर्धना मदरसन। देखिए, नो डाउट बहुत नीचे आ गया था, तो इसीलिए एक बाउंस बैक अभी चार्ट में आते हुए दिख रहे हैं हम। और देखिए 89,700 करोड़ों का आसपास एक मार्केट कैप है। और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है कंपनी को, ऑलमोस्ट 4,470 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है।
तो ये जो प्रॉफिट प्रॉफिट है बहुत ही बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अब अगर मैं देखता हूँ 58% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। कंपनी का नीट वर्थ भी बहुत बढ़िया है, 32,000 करोड़ के आसपास। तो नो डाउट कंपनी फंडामेंटल खराब नहीं है, और जो ऑल टाइम हाई में था, ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा वैल्यूएशन पे आया है। जिनके पास है उनको होल्ड करना है, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। ठीक। और 16 BLW चार्ट्स पे कैसा लग रहा है सर? यहाँ पर कोई गुंजाइश है क्या? यहाँ पर भी आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली 7 सवा 7% ही ऊपर ट्रेड करता हुआ। देखिए इसका ज्यादा फंडामेंटल ठीक नहीं है। 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, और मदरसन में देखिए 4,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। और इसका प्रोमोटर भी का जो होल्डिंग था ऑलमोस्ट वो भी डिक्रीज हुआ है 40% के आसपास लास्ट 3 सालों में। तो सेकंड चीज है, देखिए बहुत नीचे आ गया है, तो मोमेंटम अभी प्राइस एक्शन होना है तो इसलिए ऊपर आएगा। तो अभी ऊपर भी आ रहा है, नीचे पे 380 390 एक अच्छा खासा बेस बनाया, इसीलिए एक शॉर्ट टर्म रैली आ रहा है। लेकिन इतना भी बढ़िया फंडामेंटल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना फॉल हो गया है तो आपको यहाँ से फ्रेश और भी 15 to 20% अप साइड मूवमेंट प्राइस एक्शन होते हुए दिखेंगे। हम्म। तो ये बात निकल कर के आती हुई, चूंकि आईटी भी उसमें शामिल था सर, जो कि टैरिफ के दौर में टूटा है, उसमें सर कोई से आपने जो बात कही थी, हम चाहेंगे कि उसको अगर आप रिपीट कर देंगे तो ये चूंकि अलग से सेगमेंट अपलोड होगा तो दर्शकों के लिए क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी। अभी आईटी में क्या खरीदें? देखिए निफ्टी आईटी मुझे बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पे अभी लग रहा है, क्योंकि निफ्टी आईटी का चार्ट अगर आप देखेंगे कि सर ऑलमोस्ट जो 52 वीक हाई था, 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 45,990 के आसपास था, वहां से अभी नीचे आ गया है 33,100 के आसपास, 33,200 के आसपास। जी। जो एक फ्रेश करेक्शंस आया है टैरिफ एंड अदर्स न्यूज के चलते, तो मुझे लगता है ये जो वैल्यूएशन है ना शॉर्ट टाइम फ्रेम में ओवर रिएक्शन हो गया है। 30% के आसपास तो इंडेक्स फॉल कर गया। तो यही निफ्टी आईटी में अगर हम देखेंगे कि टीसीएस का चार्ट, टीसीएस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, फंडामेंटल नो डाउट बहुत ही बढ़िया कंपनी है। टीसीएस का जो प्राइस है 2022 में आप देखेंगे कि 3,000 के आसपास था, 3,100 के आसपास था। अभी वही सेम प्राइस को फिर से रिविजिट करके गया है रिसेंटली टीसीएस की 3,090, 3,150 के आसपास। तो अभी मुझे लगता है टीसीएस एक ऐसा काउंटर है, अगर आपके पास फ्रेश नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का व्यू है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे ज्यादा वॉलेटिलिटी में नहीं जाना है, फ्रेश इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लगता है आईटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आईटी के अंदर टीसीएस में 3,256 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है फ्रेश आपका व्यू एटलीस्ट 2 साल होना चाहिए। 2 सालों में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। ऑल टाइम हाई मतलब 4,550 के आसपास जो हाई था ना। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारे बात बोल रहा हूं, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है, आईटी अगर नहीं चलेगा ना तो देश दुनिया खत्म ही हो जाएगा। तो हम्म। अभी ये जो एक फ्रेश मौका आ रहा है, क्योंकि ऐसा फॉल, ऐसा लोअर वैल्यूएशंस आपको हर बार नहीं मिलेंगे। तो ये जो टैरिफ के चलते XYZ कुछ भी रीजन के चलते जो अभी फ्रेश एक डाउनफॉल आया है टीसीएस जैसे स्टॉक्स में, तो जी। मैं टीसीएस के साथ ही जाना चाहूंगा, मैं लीडर के साथ ही जाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अभी 2,950 के आसपास, और यहाँ से आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए वो होगा 3,550। सेकेंड टारगेट होना चाहिए 3,890, और थर्ड टारगेट मैं ऑल टाइम जो हाई है 4,550 के पास मैं मेरा थर्ड टारगेट रहेगा, और मेरा व्यू रहेगा सर 2 साल। ठीक। चले तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। इस बीच ज्योतिष चौधरी जी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोनस को 1 लाख, 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए 1 लाख बोनस के लिए। और हल्दर और विपुल सर को भी नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे दर्शक जो अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की टिप्पणियों के लिए। लेकिन वक्त हो गया है, फटाफट नजर डालते हैं हमारे इस खास सेगमेंट ब्रोकर बोलेगा। खास पेशकश ब्रोकर बोले, और हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष, और सब पूरी टीम के चेहरे पर ही हर्ष ही हर्ष दिखाई दे रहा है। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हुए हैं और शानदार तेजी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है हर्ष। और ऐसे ही कुछ तेजी वाले शेयर बताइए जहां पे मतलब दिग्गज ब्रोकर भी दांव लगा रहे हो।
बिल्कुल सर, हम लोग ऐसे स्टॉक्स लेकर आए हैं कि मतलब इन 4 स्टॉक्स में से एक ऐसा स्टॉक भी है, स्मॉल डिफेंस स्टॉक, जो 70 से मतलब 65 से 70% का अपसाइड दिख रहा है ब्रोकरेज को। तो चलिए सबसे पहले हम एचडीएफसी की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक को लेकर क्या रिपोर्ट आई है? गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 2087 का यहाँ पे टारगेट दिया और स्टॉक में भी 3% की रैली देखने को मिल रही है और 52 वीक हाई के एकदम करीब पहुंचता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने क्या ये कहा है कि एचडीएफसी बैंक ने जो सेविंग रेट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। पहले 3% था, 2.75% हो गया है यहाँ पर। ये जो है 2020 के बाद कदम उठाया गया और ये एक अच्छा कदम ब्रोकरेज मान रहा है। इसके साथ ही इन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ की बात करी है, जो पीयर्स के मुकाबले यहाँ पे जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो एक अच्छी स्थिति में बना हुआ है। मार्जिन्स में जो पिछले समय में जो दबाव देखने को मिल रहा था, अब वहां पर धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिख रहा है और आने वाले दिनों में बैंक जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जो कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट कह रही है। जी चलिए, तो ये बात एचडीएफसी बैंक पे निकल करके आती हुई है। एचडीएफसी बैंक पे सर आपकी टिप्पणी? देखिए एचडीएफसी बैंक पे मैं सर पॉजिटिव हूँ, जो कि कोटक बैंक पे एक ब्रेकआउट आया था आज से कुछ हफ्ता पहले। सेम चार्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है अभी एचडीएफसी। कोटक बैंक भाग गया था, एचडीएफसी नहीं भागा। तो एचडीएफसी में अभी चार्ट में, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ से एक ब्रेकआउट अभी आ गया है और यहाँ से भागेगा भी एचडीएफसी। तो मुझे लगता है एक बार 2050 होना चाहिए यहाँ से पहला टारगेट। सेकंड टारगेट आपको 2200 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। लेकिन एचडीएफसी लीडर है तो इसीलिए ज्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम में रैली नहीं करता। मिनिमम 6 से 8 महीने का एक व्यू होना चाहिए। पॉजिटिव हूं सर मैं। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक पे राय निकल करके आती हुई और अगली कंपनी के लिए चलते हैं दोबारा हर्ष के पास। हर्ष बताइए। अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया की और हम सब जानते हैं कि रिटेल निवेशक काफ़ी ज़्यादा इसमें फंसे भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पर बुलिश भी नज़रिया रखते हैं। आप देखिए यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट क्या कहती है, खरीदारी की सलाह है और 12 रुपए के यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने हाई रिस्क की जोन भी बताया है इसको। लेकिन हाँ, ये 12 रुपए का अपसाइड इनको दिख रहा है कि ये स्टॉक वहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है। अब इनके पीछे रीज़न क्या दिए हैं? सबसे पहला रीज़न इन्होंने ये दिया है कि जिस तरीके से सरकार का जो कंपनी पे जो कर्ज था, सरकार ने उसको इक्विटी में तब्दील किया और उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और इसमें मेंशन करी है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है, अब BBB- कर दिया गया है और जिस वजह से कंपनी जो है वो कर्ज जुटा पाएगी। तो ये दोनों ट्रिगर हैं। इसमें इन्होंने पॉजिटिव चीज़ बताई है। इन्होंने कहा है कि एक तो क्रेडिट सुधार, दूसरा जो सरकारी इक्विटी में जो निवेश है वो अब यहाँ पे संभावना जता रहा है कि कंपनी कर्ज आसानी से जुटा पाएगी। पहले जिस तरीके से रेटिंग थी काफ़ी डाउनग्रेड किया गया था और कर्ज जुटाने में भी दिक्कतें पेश कर हो रही थी साफ तौर पे, लेकिन अब कंपनी जो है कर्ज जुटा पाएगी। कंपनी का 3 साल में जो आगे का नजरिया है वो 50 से 55 हज़ार करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का योजना है और इसके लिए कंपनी 4G को एक्सपेंशन और 5G को रोल आउट करते हुए दिखेगी। तो ये जो तमाम चीज़ें ये काफ़ी फैक्टर इन डालेगी और जिसकी वजह से उनको लग रहा है इस बूते पर सरकार के प्लस और ये जो रेटिंग सुधार हुई इसकी वजह से जो 12 रुपए तक जाता हुआ स्टॉक दिख सकता है। 12 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 67% अपसाइड का मौका। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के तस्वीर काफ़ी कुछ बदल रही है, धीरे धीरे सही, लेकिन सकारात्मक टिप्पणियाँ और रिपोर्ट्स आनी शुरू हो रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी प्रदीप सर, क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया को लेके? देखिए वोडाफोन आइडिया को लेके जिस टाइम पे 16-17 टका के आसपास ट्रेड हो रहा था, उस टाइम पे ही मैंने व्यू दिया था मेरा कि इसमें एंट्री नहीं लेना है। दुनिया बोले थे एंट्री लेने के लिए। अब 2 दिन पहले जो न्यूज आया था उस न्यूज में भी मैंने बोला था एंट्री नहीं लेना है। कल अपर सर्किट पे खुलेगा, फिर से अपर सर्किट ओपन हुआ, फिर से हमने देखा जहां पे प्राइस था उधर ही आ गया। अभी मेरा मानना ही है सर, ऑलमोस्ट 2.2 ट्रिलियन, यस 2 ट्रिलियन के आसपास इनका लोन था। तो अभी अभी यहाँ पे फिर भी उनका 2 लाख करोड़ के आसपास लोन, सॉरी 2 ट्रिलियन नहीं, 2 लाख करोड़ के आसपास लोन था। वहां से 36,000 करोड़, 37,000 करोड़ गवर्नमेंट के पास स्टेक चला गया। फिर भी तो आपके पास 1,70,000 करोड़ के आसपास लोन है। तो ये जो लोन है इसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट का पैसा भी तो आपको भरना है। और अगर आप मार्केट शेयर के बाद देखेंगे, मार्केट शेयर में जियो, एयरटेल तो नंबर 1 पे है। सो ये ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कल को जाके आपका मार्केट शेयर ठीक होगा कि नहीं होगा। और सेकेंड थिंग, इतना बढ़िया एक न्यूज आया कि गवर्नमेंट के पास 49% स्टेक जाने वाला है, फिर भी स्टॉक भागा नहीं। तो हो सकता है कि सर 12 रुपीज टारगेट आ जाए, लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना मतलब बहुत ही रिस्की जोन है। बेटर होगा ना ही इन्वेस्ट करे, क्योंकि मैं यहाँ पे आज इन्वेस्ट करूंगा 12 टका 13 टका आ भी जाएगा तो वहां पे मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। ऐसा सर मेरा मानना है। तो इसीलिए अवॉइड करना बेटर रहेगा। चलिए, आपकी राय है जो है यहाँ पर सिटी की राय है 12 रुपए तक की। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास।
हर्ष बताइए। अगली कंपनी है स्मॉल कैप डिफेंस सेक्टर से जुड़ी है MTR टेक्नोलॉजीज। अब हम लोग यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है, फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 2190 रुपए का टारगेट दिया है, यानी कि करीब करीब 65% के आसपास, 70% के आसपास का अपसाइड इनको दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है? इन्होंने कहा है देखिए कंपनी का जो 70% रेवेन्यू है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्लस ब्लूम एनर्जी से आता है, और ब्लूम एनर्जी के लिए इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कंपनी जो है MTR चुनिंदा, दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से ऐसी है जो कमर्शियल फ्यूल सेल बनाती है, और इसलिए उनको लगता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लूम एनर्जी है जो डाटा सेंटर में और खासकर जो न्यूक्लियर एनर्जी डाटा सेंटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और इनको लगता है कि ब्लूम एनर्जी में MTR टेक्नोलॉजीज का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। आने वाले दिनों में एक अच्छी यहाँ पे बढ़त देखने को, ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि कंपनी के जो अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और जिस तरीके से यूरोप जो है डिफेंस सेक्टर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, और खास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रम्प है नाटो देशों पर फोकस कर रहे हैं कि कम से कम 2% तो उनको अपना कैपेक्स करना चाहिए डिफेंस को लेकर, और ऐसे में कंपनी के जो क्लाइंट है ज़्यादातर वहीं से हैं, यूरोप से हैं, तो वो इसको कंपनी के तौर पर फायदा होता हुआ दिख सकता है, और इसलिए उन्होंने ये टारगेट्स 2190 के दिए हैं। 2190 के टारगेट निकल करके आते हुए MTR के ऊपर। सर आपकी राय क्या होगी MTR को लेकर के? अभी जो है वो देखिए, भाव जी कुछ क्वार्टर से ही अब जो प्रोमोटर होल्डिंग है डिक्रीज होते आ रहा है, और लास्ट क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 5% डिक्रीज हुआ है, और कंपनी का मार्केट कैप 4200 करोड़, मतलब ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, और जितना नीचे आना था आ गया है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो मुझे लगता है एक बार अगर आप इसको बाई साइड पे भी लेना चाहते हो तो आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो 1160 आपका लास्ट एंड फाइनल स्टॉप लॉस। उसके बाद आप इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है इतना नीचे आया है तो थोड़ा इसमें अभी बाउंस बैक, फॉलोअप बाइंग आपको आते हुए दिखेंगे, तो उस केस में आपको एक बार 1600, 1700, 1800 का भाव आते हुए दिखेंगे, लेकिन फंडामेंटल अलाइन नहीं कर रहा है और मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं लूंगा तो ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं लूंगा, फिर भी हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1160। 1160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, बहुत मतलब जो है कई बार जो है इंटरनेट की दिक्कत की वजह से आवाज़ काफ़ी लहरा रही है सर आपकी, बीच बीच में काफ़ी रुकावट भी आ रही है। हर्ष बताइए अगली कंपनी और आज की आखिरी कंपनी कौन सी? जी, NTPC आखिरी कंपनी है, और यहाँ पर मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की इन्होंने कॉल दी है और 475 रुपये का टारगेट दिया है। अब इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत में लगातार पावर डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी में यहाँ पर साफ तौर पर जो कंपनी आगे कदम उठा रही है वो एक आने वाले दिनों में एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है स्टॉक को मिलेगा। थर्मल क्षमता है वो बढ़ती हुई दिख रही है, और लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये जो टारगेट्स हैं वो आसानी से अचीव किए जा सकते हैं 475 के लेवल। 475 का लक्ष्य NTPC की तरफ से निर्धारित किया गया, NTPC के लिए निर्धारित किया गया है मैक्वेरी की तरफ से। अब प्रदीप जी की तरफ से क्या निर्धारित होता है उनके पास चलते हैं। जी सर, प्रदीप सर आवाज मिल रही है आपको? यस सर जी बताइए। सर, मुझे लगता है कि एनटीपीसी का जो चार्ट है एंड फंडामेंटल दोनों है बहुत ही बढ़िया है। 22,500 करोड़ के आसपास इन लोगों का प्रॉफिट है, तो अभी 365 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 420 एंड 475 आते हुए दिखेंगे, और अभी 365 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 335 के आसपास, तो 335 का स्टॉप लॉस रहेगा, और आप इसको लॉन्ग करके जा सकते हो। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों टाइम फ्रेम में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कंपनी नो डाउट बहुत बढ़िया है। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है। NTPC पे राय निकल के आ रही हो। सर जब हम लोग छोटे थे तो मतलब कई बार ऐसा होता था कि मान लीजिए जब दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल होता था और उसमें कई बार जो है वो झिलमिलाहट आती थी, नहीं आता था, एंटीना घुमाना पड़ता था। तो आज आपकी आवाज़ वैसी ही आ रही है कि जैसे आ गई आवाज़, नहीं आई, आ गई, अब आ गई। आई एम सो सॉरी सर, आज मेरा इंटरनेट का हाल बहुत खराब है। नहीं तो मैं नहीं कोई बात नहीं सर, वो आजकल तो दिक्कत हो जाती है कई बार। मैं सोच रहा था कि उस जमाने की तरह कोई एंटीना होता तो मैं ऐसे घुमा करके एक बार चेक करता कि आपकी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त। चलिए, प्रदीप सर को भी थैंक यू करने का टाइम आ गया है, लेकिन आप लोग बने रहिए क्योंकि कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर चलते चलते कोई डिस्क्लोजर, कुछ रिकमेंडेशन, बहुत सारे दर्शक आपसे
सर रिकमेंडेशन जो मांग रहे भी थे। ड्यूरिंग द सेशंस जो भी कंपनी को लेके हमने बात किया है, कोई भी कंपनी में हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट एंड स्टेक नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज बिफोर इन्वेस्टमेंट एनीथिंग, प्लीज प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रदीप सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण दिन जुड़ने के लिए जब हमने 1 लाख के आंकड़े को पार किया है। थैंक यू सर आपका। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है और उन प्रश्नों के उत्तर देंगे हम दोपहर 1 बजे। आप लोग निश्चिंत रहिए, दोपहर में 1 बजे हमारे साथ होंगी आस्था जैन जी, जो कि देंगी आपके प्रश्नों के उत्तर। आपके मन में भी कोई दुविधा है, सवाल है, किसी शेयर पे आपको लग रहा है कि क्या करना चाहिए इस रिकवरी में, बेचें या बने रहें या कहीं खरीदारी करनी हो तो कहाँ खरीदें, तो 9354027995 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। नाम, शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, तमाम डिटेल के साथ हमें प्रश्न भेज दीजिए, आपके उत्तर अवश्य आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप अगर बेहतरीन रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं या फिर अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी खुद बनाना चाह रहे हैं तो मोतीलाल रिसर्च 360 आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आया है। गहरी रिसर्च के साथ आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर इंट्राडे कॉल, पोजिशनल कॉल, ऑप्शन स्ट्रेटजी, तमाम चीज़ें मिलेंगी आपको। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे दर्शक हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको 50% का डिस्काउंट। तो आप पेयू बोनस का कूपन कोड जो है अप्लाई कीजिए और यहाँ पर जो भी पैकेज आप लेते हैं उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, तो इक्विटी के बाद अब बात कर लेते हैं कमोडिटी की। एग्रीमीटर में आप सभी का हर रोज बार की तरह स्वागत है और आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बाजार से जुड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आ रहे हैं। बीते 1 महीने में गेहूं की कीमतों में करीब 350 रुपये पर क्विंटल की गिरावट आ चुकी है। मंडियों में नई फसल की आवक शुरू होते ही कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं उत्पादन की बात करें तो इस साल देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। साथ ही केंद्रीय पूल में भी गेहूं का स्टॉक पिछले साल से ज़्यादा है। ऐसे में गेहूं के बाजार को लेकर के कारोबारियों और किसानों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या रणनीति उनकी होनी चाहिए, इस पर काफ़ी डिटेल में आज हम बातचीत करने वाले हैं। और इस बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और एग्रो कॉर्पोरेट इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। पहले तो इंद्रजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार विपुल जी, धन्यवाद मुझे इस चर्चा में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। आज जी पहला सवाल आपसे ये है सर कि अगर हम अगर फार्मर के नज़रिए से अगर पहले बात करें तो क्या आपको लगता है कि उन्हें अपनी जो गेहूं की फसल है उसकी उस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए या अभी बेचने का सही टाइम है? आप अभी क्या सलाह देंगे किसानों को, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी मंडियों में अगर भाव हम देखते हैं तो करीब ये 2450 या 2460 के रेंज में चल रहे हैं, जो कि आपके एमएसपी से लगभग 25 या 35 रुपए ज़्यादा है। तो इसी बीच मेरा जो जवाब है वो दो हिस्सों में है। पहला है कि अगर कोई किसान भाई जिनको तत्काल पैसों की ज़रूरत है और स्टोरेज का भी उतना सुविधा नहीं है, तो इस भाव पे थोड़ा बहुत अपना मटेरियल सेल आउट कर सकते हैं मंडियों में। बट अगर किसी के पास स्टोरेज का अच्छा सुविधा है और तत्काल उतना पैसों की जरूरत है नहीं, तो वो होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कटाई ज्यादातर राज्यों में चल रही है, कुछ राज्यों में खत्म भी हो गई कटाई, तो अराइवल्स का प्रेशर अभी काफी बनी हुई है और ये लगभग और अगले 15-20 दिन तक ये अराइवल का प्रेशर बनी रहेगी। तो इसी बीच क्या है कि भाव में थोड़ा बहुत डाउन साइड आने का चांसेस है। तो इसके बाद क्या है कि जैसे जैसे सरकारी खरीद भी और भी पेस पकड़ लेगी, जैसे अभी लगभग 33.47 लाख टन की प्रोक्यूरमेंट हो चुकी है गवर्नमेंट की, जो कि पिछले साल से लगभग आपका 22% के अपसाइड में है। बट यही अगले 15-20 दिन में और भी तेजी पकड़ेगी। तो उसी बीच मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस भी थोड़ा डाउन साइड जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे रिकवरी हो सकती है। तो किसान भाइयों के लिए मेरा यही सलाह है कि जिनको अभी थोड़ा बहुत होल्ड करने की क्षमता है या और स्टोरेज की सुविधा है, होल्ड करके चल सकते हैं कि आगे भाव और अच्छी मिल सकेगी। भाव भी आगे अच्छा मिल सकता है। अब सर, अगर किसानों के एंगल को छोड़ करके अगर हम व्यापारियों के नज़रिए से अगर हम बात करें तो अभी तक गेहूं का स्टॉक भरना चाहिए
या फिर भाव और ज़्यादा टूटने का वेट करना चाहिए? अभी क्या स्ट्रेटजी की उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? हाँ, व्यापारियों के लिए मेरा वही सलाह रहेगा कि अभी जैसे भाव काफी टूटा हुआ है, जैसे एक महीने में हमने करीब करीब 15 साढ़े 15% भाव टूटे हुए देखे हैं दिल्ली मार्केट में। और वही अगर हम पिछले मतलब रिकॉर्ड हाई की बात करें, प्राइसेस 3330 रुपये रिकॉर्ड हाई पहुंचा था दिल्ली मार्केट में करीब ये जनवरी के आसपास। तो उधर से करीब 22% भाव डाउन साइड तो आए हुए हैं अभी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का भाव जो अभी लगभग 2620 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, ये करीब 2550 के आसपास नीचे आना चाहिए। और किसान भाइयों को मेरा यही सॉरी व्यापारियों को मेरा यही सलाह है कि जैसे अभी से भी खरीदी शुरू कर सकती है। और जो मेजर बाइंग है, जो मेजर चंक ऑफ बाइंग है, वो नीचे के लेवल पे आप कर सकते हैं जब प्राइसेस और भी मान लीजिए 50-60 रुपये नीचे आए, उस लेवल से और बाइंग कर सकते हैं। ठीक है सर। सर लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या गवर्नमेंट इस बार अपना जो उसने गेहूं खरीद का जो टारगेट रखा हुआ है वो पूरा कर पाएगी? क्योंकि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट अपने टारगेट नहीं पूरे कर पा रही है। जैसे इस बार लक्ष्य गवर्नमेंट का लगभग 312 लाख टन का है। तो मुझे लगता नहीं 312 लाख टन पहुंच पाएगी। बट ये करीब आपका 27 मतलब 270 से 280 लाख टन के आसपास खरीद हो सकती है। हालांकि अभी क्या हुआ है कि एमपी से ज्यादा मतलब जो भी प्रोक्यूरमेंट हो रहा है एमपी राजस्थान से ही हो रहा है। एमपी से लगभग 30 लाख टन के आसपास गेहूं खरीद हो गई है और उनका टारगेट है करीब 60 लाख टन, तो 50% कवर हो गया है। बाकी जो बड़ी राज्य जी 190 से 200 लाख टन की शेयर प्रोवाइड करता है टोटल प्रोक्योरमेंट में। तो अभी उधर से प्रोक्योरमेंट शुरू होना बाकी है, जो कि हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 15 दिन में उधर से भी अच्छे खासे पेस देखेंगे। तो लगभग लगभग 27 से 28 लाख टन मतलब 270 से 280 लाख टन की प्रोक्योरमेंट हो जाएगी इस साल, जो कि टारगेट से मतलब 3-4 लाख से नीचे रह सकती है। ठीक सर। अब सर क्या कोई ऐसी गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है कि सरकार आगे चल कर के एक्सपोर्ट खोल दे? क्योंकि हमने देखा इस बार जो है फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड उत्पादन की तरफ दिखाई दे रही है। तो क्या एक्सपोर्ट खुलने के चांसेस लग रहे हैं आपको? बिल्कुल। जैसे फसल तो करीब गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट है 115.4 मिलियन मेट्रिक टन का है, जो पिछले साल से भी ज्यादा बता रहे हैं। बट जो ट्रेड एस्टिमेट्स है, जो व्यापारियों के एस्टिमेट है, वो लगभग 105 से ऊपर ही है, मतलब 105 से 110 के रेंज पे ही है। और जो अगर हम एफसीआई के स्टॉक के बारे में बात करें, वो भी लगभग 11.5 से 12 के रेंज में ही है। तो पिछले साल से काफी मतलब 4-4.5 मिलियन टन ज्यादा है। तो इसी बीच क्या है कि अगर सरकार को मतलब ये जो क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट्स खुलेगी, ये खुल सकती है क्या, ये काफी डिपेंड करेगी गवर्नमेंट कितने हद तक प्रोक्योर कर सकती है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट 250 लाख टन के नीचे आती है, तो ये बिल्कुल मतलब एक्सपोर्ट्स की तो बात मतलब एक्सपोर्ट्स तो चेंज होगा ही नहीं कोई भी। इवन इंपोर्ट पे भी बातें हो सकती है अगर 250 लाख टन के नीचे हुआ प्रोक्योरमेंट। और अगर 250 लाख से 280 लाख के बीच हुआ तो एक कंफर्टेबल लेवल है। बट क्या है कि सरकार के नजरिए से अगर हम देखते हैं, उनको पहले जो फूड सिक्योरिटी है उन पे नजर देते हैं। और नेक्स्ट है कि डोमेस्टिक प्राइसेस कंट्रोल के लिए, जैसे कि फेस्टिव सीजन में हम देखते हैं कि प्राइसेस काफी अपसाइड चले जाते हैं, तो उसी सीजन में जैसे ओपन मार्केट सेल के जरिए गवर्नमेंट सेल आउट करते हैं व्हीट। तो ये सारे चीज को मेंटेन करने के लिए, प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इतने अतिरिक्त कोई डिसीजन लेंगे एक्सपोर्ट्स मार्केट को खुलने के लिए। और अगर हम फॉरेन मार्केट भी देखें, अगर हम रशियन मार्केट देखते हैं, तो लगभग $245 पर टन की भाव चल रही है। यूक्रेन का भी लगभग 240 के आसपास का रेंज है। तो फॉरेन मार्केट भी लगभग अभी डोमेस्टिक मार्केट से ऊपर ही मतलब ट्रेड हो रही है। तो वो भी एक फैक्टर है। तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी कोई डिसीजन लेंगे सरकार। और एक बार तो पूरी कटाई हो जाए, गवर्नमेंट को एक अच्छा जो क्रॉप कटिंग एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे, उसके बाद ही कुछ डिसीजंस हो सकती है। ठीक सर। अब सर आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर यहाँ पर करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या आप कीमतों में और ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं या फिर कोई रिकवरी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है?
क्या कुछ एक्सपेक्टेशन, क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं यहाँ पर? हाँ, जैसे दिल्ली मार्केट अगर हम देखते हैं गेहूं की, तो और 50 से 60 रुपए डाउन साइड हम देख रहे हैं, जो कि लगभग 2550 के रेंज पे आ सकती है। और उसके बाद जैसे ही एक बार रिक्रूटमेंट खत्म हो जाए और जितने भी अराइवल्स मतलब पीक पकड़ के, और अराइवल्स भी थोड़ा लास्ट एंड तक आ जाए, जैसे जून जुलाई तक जैसे ही अराइवल्स आके खत्म भी हो जाएगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम प्राइसेस को सपोर्ट मिलने शुरू हो सकते हैं, जो कि लगभग आपका फिर वही 2550 से ऊपर आके 2600 2650 के रेंज में थोड़ा फ्लैट में ट्रेड होगा। और वही आगे चल के जैसे आपका सितंबर अक्टूबर के मंथ में ये लगभग आपका 2800 2900 के रेंज पे भी आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम फिर आपका त्योहारों का डिमांड भी शुरू हो जाती है, और बाकी भी अराइवल्स भी कम होते हैं मार्केट्स में, तो थोड़ा सप्लाई कंस्ट्रेंट होता है, डिमांड हाई रहता है, तो उसी बीच फिर 2800 2900 का लेवल हम देख सकते हैं अगर अक- सितंबर से अक्टूबर के बीच में। अक्टूबर अक्टूबर में जब फेस्टिवल सीजन शुरू होगा तब ना? राइट। ठीक है, तो अक्टूबर में आपको जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको 2800 2900 के भाव देखने को मिल सकते हैं। एनजी सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका आज के इस दिन जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अभी गेहूं को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, व्यापारियों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और आगे चलकर भाव की दिशा क्या होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, तो फिलहाल के लिए अब कार्यक्रम को यहाँ पर हम समेट रहे हैं। ये तो बात रही गेहूं की, लेकिन इसके अलावा बुलियन में क्या कुछ हो रहा है, मेटल में क्या कुछ हो रहा है, इसके अलावा एनर्जी में क्या कुछ हो रहा है, दिन भर ये तमाम अपडेट आपको जो है हमारे अलग अलग मीटर के ज़रिए, चाहे वो बुलियन मीटर हो, मेटल मीटर हो, इसके माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आप बस एक ही काम करना है कि बोनस के साथ बने रहना है। मुझको इजाज़त दीजिए, और इक्विटी बाज़ार का भी एक्शन लगातार आपको मिल ही रहा है, तो बस अपने काम को भी निपटाइए, बोनस के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए, नमस्कार।